आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। जी हां, ये गाने में अक्सर हम लोगों ने सुना है, पर हकीकत में हुकूमत ने हमें इसकी परिभाषा समझा दी है और सच में पैसा बोलता है। क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन नुपुर शर्मा के बयान के बाद लिए गए, उसके बाद हुकूमत ने यह दर्शा दिया कि सिर्फ उसके लिए मायने रखता है पैसा, उसके लिए उनके नेताओं का कोई वजूद नहीं है, जिसके लिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की भी कुर्बानी चढ़ा दी गई है और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आखिरकार क्यों केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, इन वजहों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अरब कंट्रीज में खरबों रुपए दांव पर लगे थे और जब खरबों रुपए दांव पर लगे थे तो हुकूमत को झुकना ही पड़ा और यह बोलना पड़ा कि जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है वो पार्टी की या सरकार की तरफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए मैंने अपने पहले दिन की रिपोर्ट में कहा था कि हुकूमत को घुटने पर आना पड़ा है और हुकूमत जब घुटने पर आई है तो वो मेन वजह भी अब लोगों के सामने आ गई है, जिसकी वजह से मोदी सरकार ने घुटने टेके हैं। 5 बड़ी वजह सामने आ रही है, उन वजहों पर एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गल्फ देशों के तेल और गैस पर भारत की निर्भरता है। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसी साल मार्च महीने में संसद में कहा था, भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता कम हुई हो, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाला तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। भारत सरकार के नीति निर्माण में तेल कितना अहम है, इसका अंदाजा सीएजी की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि भारत ने 2020-21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 37,000 करोड़ 878 रुपए खर्च किए थे। भारत के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि देश के स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिहाजा से भी बेहद खास है। यही वजह है कि भारत गल्फ देशों में इमोशनल मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील दिखाई दिया है। जहां 60% जो तेल की खपत है भारत में वो खाड़ी देशों से होती है और खाड़ी देशों ने ही मोर्चा खोल दिया नुपुर शर्मा के बयान के बाद। अगर तेल पर रोक लगा दी जाती तो किस तरीके की स्थिति भारत में पनपती, इसका अंदाजा हुकूमत को पहले से हो चुका था। और इसके बाद जो भक्त आए दिन गल्फ कंट्रियों का बायकॉट करने की बातें करते हैं, क्या अब वो तेल का भी बायकॉट करेंगे? और इसी की दूसरी वजह भी सामने आई है, जहां भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि गल्फ के सिर्फ 9% देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 35 लाख लोग यूएई और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कतर और यूएई और सऊदी अरब में भारतीय लोगों के कई बड़े रिटेल स्टोर और रेस्टोरेंट भी हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और यूएई के सोशल मीडिया पर बायकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा था। साफ है कि इससे इन देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और उनके बिजनेस पर इसका असर पड़ना तय था। जहां हमारे देश के लोग खाड़ी देशों में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसकी आपूर्ति, उसका फायदा देश को भी मिलता है। और जब इंडिया के सामानों के बायकॉट की बात कही जाने लगी और अगर ये तस्वीर उभरती तो किस तरीके की परिस्थिति देश के
केंद्र की सरकार को करना पड़ता, इसका अंदाजा लगा लिया गया। और दूसरी वजह यह थी कि 90 लाख भारतीयों को असमंजस में डाल दिया था नुपुर शर्मा के बयान पर, जिस पर हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ा। इसकी तीसरी वजह गल्फ देशों के बयान पर भारत के तुरंत एक्टिव होने की वजह विदेशी पैसा भी है। कोरोना काल से पहले 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश भेजा था। इनमें से 53% पैसा सिर्फ 5 गल्फ देशों यानी कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान से भारत आया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस पैसे का सबसे ज्यादा 60% हिस्सा 3 राज्यों महाराष्ट्र, यूपी और बंगाल में आता है। यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के भावनात्मक मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहता था। जहां कोरोना काल के बाद देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, तो गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने ही और गल्फ देशों ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया। और अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो माइनस में जीडीपी चल रही है वो और धरातल में चली जाती। और इसकी चौथी वजह भी सामने आ रही है, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेंडिंग पार्टनरों में से एक है। यही नहीं, अमेरिका के बाद यूएई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन भी है। 2020-21 में भारत और यूएई के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इसमें भारत ने यूएई को 2.20 लाख करोड़ के सामान का निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ का ट्रेड है, जहां सामानों की खरीद फरोख्त चलती है देशों के बीच में। और इससे जो सबसे अच्छे पार्टनर बताए जाते हैं उनमें भी खाड़ी देशों के 2 देश सामने आते हैं, एक सऊदी अरब तो दूसरा यूएई। और अगर कोई आनन फानन में कदम हुकूमत की तरफ से नहीं उठाया जाता तो इसका भी असर देखने को मिलता। और 5वीं तस्वीर सामने आती है कि आजादी के बाद ही भारत और सऊदी अरब के बीच 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। जियोपॉलिटिकल और व्यापार के अलावा कल्चरल वजहों से भी भारत के साथ गल्फ देशों के रिश्ते मजबूत हैं। इसी की एक खास वजह यह है कि सऊदी में ही इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसे में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश भारत से हर साल लाखों लोग इस पवित्र धर्म स्थल पर जाते हैं। हिस्टोरिकल जुड़ाव की बात करें तो 2000 ईस्वी पूर्व से ही गल्फ की दिलमन सभ्यता का भारत के साथ व्यापारिक जुड़ाव रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भी गल्फ देशों का भारत के साथ करीबी रिश्ता लगभग सामने आया है। और अगर ये कदम नहीं उठाया जाता हुकूमत के द्वारा तो तस्वीर साफ थी कि सऊदी अरब से हमारे जो बरसों बरस से पुराने रिश्ते हैं वो खराब हो जाते। उन रिश्तों को बचाने के लिए और जो खरबों रुपए दांव पर लगे थे केंद्र सरकार के, इस वजह से बड़ा स्टेप उठाने में मजबूर होना पड़ा, या यूं कहें कि घुटनों पर आना पड़ा है। ये 5 बड़ी वजह लेकर के हुकूमत आखिरकार क्यों झुकी, आपके सामने लेकर के जुड़ा था। और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।